हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसेट बिल्डर यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 ऐसी कंपनी के बारे में कि जो काफी नीचे चल रही है और उसमें अपसाइड पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है। और अगर हम डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही ज्यादा है, मतलब नीचे गिरने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो अगर आप मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मिड कैप ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई और सिर्फ इंडेक्स ही 2 टाइम मतलब के 100% रिटर्न दे दिया है। तो अगर हम मिड कैप और स्मॉल कैप के कुछ ऐसे स्टॉक देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा हाई फ्लाई हो गए हैं, तो अगर आप किसी मोमेंटम स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल होता है तो बहुत ही ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो में डेंट आ सकता है। तो अभी ऐसा टाइम है कि आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा हो और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा हो। ठीक है, तो इस तरह की कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो बाई चांस मार्केट नीचे भी आ जाता है तो भी आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे बहुत ही बड़ा डेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 3 कंपनी फाइंड आउट की है, जिसमें सबसे पहले है राजेश एक्सपोर्ट। तो राजेश एक्सपोर्ट का चार्ट आप देखेंगे तो लगभग 70% से ज़्यादा नीचे आ चुकी है। और ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि अगर इसी लेवल से कंपनी नीचे आती है और एक रिवर्सल पैटर्न दिखाती है तो अब मैं वहाँ पे एवरेज आउट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा था कि यहाँ पे एक रिवर्सल आएगा, तो यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे आया, लगभग 263 का लेवल दिखाया। उसके बाद यहाँ पे एक पैटर्न नज़र आया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसी 262 की प्राइस पे सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे ये रिवर्स होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे रिवर्सल हमें कैसे पता चले, तो रिवर्सल पता लगाने के लिए यहाँ पे एक मेथड है, वो है डाउ थियरी। तो जब भी यहाँ पे लो एंड लोअर हाई बनते हैं वो अगर ख़त्म हो जाए तो यहाँ पे आप देखिए लोअर लो बन रहे थे और लोअर हाई बन रहे थे, तो यहाँ पे आप देखिए ये जो लो है इसको काटा नहीं है। ठीक है, इस लो को काटा नहीं है और यहाँ पे लो बना, और यहाँ पे जो हाई बना है इसने भी इस हाई को काटा नहीं है और यहाँ पे एक और लो बन गया है। अब यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी मुझे तो ज़्यादा नज़र आ रही है, तो यहाँ से हो सकता है तो इस तरह से स्टॉक प्राइस मूवमेंट करके अभी ऊपर जाना चालू हो सकती है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक क्लेरिफिकेशन नहीं आया है, वो हम थोड़ा सा इसके स्क्रीनर पे जाके फंडामेंटल देख लेते हैं, उसके बाद ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो रेंज है इसी रेंज में ये शेयर प्राइस फंस गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे अभी एक्यूमुलेट करना चालू कर दिया है। मेरा जो बाइंग था वो लगभग 570 के आसपास था। अभी मेरा टारगेट ये है कि यहाँ पे जो क्वांटिटी थी उसको मुझे डबल करना है। तो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 50% क्वांटिटी बाई कर चुका हूँ और बाकी की 50% क्वांटिटी यहाँ से मुझे अगर ब्रेकआउट नज़र आता है, यहाँ से एक रिवर्सल अच्छा खासा नज़र आता है, तो मैं वहाँ पे बाकी की 50% क्वांटिटी भी ऐड कर लूँगा। तो अगर देखने जाए तो यहाँ पे 570 का प्राइस है और यहाँ पे अगर मैं मान लेता हूँ कि इसी प्राइस पे 330 की प्राइस पे एवरेज होती है, तो एवरेज प्राइस जो है कहीं ना कहीं 400 या फिर 420 के आसपास बनेगा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम यहाँ तक का टारगेट भी लेते हैं तो इस टारगेट तक जाने में लगभग 40% गेन है। ठीक है, तो ये तो नियर बाय टारगेट है। अगर हम यहाँ तक टारगेट लेते हैं जहाँ तक रेजिस्टेंस है तो वहाँ तक ये शेयर प्राइस डबल ट्रिपल भी हो सकता है। ठीक है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पे हम स्टेप बाय स्टेप मनी मैनेजमेंट के साथ चलेंगे, लेकिन इससे पहले कंपनी का फंडामेंटल समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो एक बार मैं राजेश एक्सपोर्ट स्क्रीनर पे ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 11,000 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया है और स्टॉक का जो पी है वो भी अनसर्टेन बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पी जो है वो 9 का चल रहा था, वो अभी बहुत ही ज़्यादा हाई दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा फ्लैट आउट हो गई है। ठीक है, तो अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो माइनस में है और इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आ रहा था वो 400 करोड़ के आसपास आ रहा था, जो अभी यहाँ पे पूरा नेगेटिव में चला गया है। अगर हम ईयरली रिजल्ट की भी बात करें तो हाईएस्ट एवर जो रिजल्ट था 1200 करोड़ उससे काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी वो इतनी ज़्यादा नीचे क्यों आई है वो हमें समझ में इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ डिटेलिंग दिया नहीं है। ठीक है, और कंपनी का कोई भी कॉन कॉल नहीं आया है और कोई भी एनुअल रिपोर्ट नहीं आया है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं कि इसका एनुअल रिपोर्ट आए तो उसमें कुछ डिटेलिंग मिल जाए, या फिर कॉन कॉल आए तो कॉन कॉल में कुछ डिटेल मिल जाए। तो अगर आप यहाँ पे नीचे जाके देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी कॉन कॉल नहीं है और कोई भी एनुअल रिपोर्ट रिसेंटली लॉन्च नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी क्लैरिटी की वजह से शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ रही है, और अगर एक क्लैरिटी आ जाती है तो यहाँ पे शेयर प्राइस यहाँ से डायरेक्टली ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आया तो फिर से यहाँ से डाउन साइड या फिर यहाँ से एक ही रेंज में शेयर प्राइस घूमेगी। ठीक है, तो कोई भी शेयर की जो वैल्यूएशन है वो 2 तरह से होती है, एक तो इसमें प्रॉफिट ग्रोथ या फिर रेवेन्यू ग्रोथ आना चाहिए, तभी जाके कंपनी अर्न करेगी और आगे जाके कंपनी बड़ी होगी। या फिर दूसरा है कि कंपनी के पास इतनी एसेट हो, भले वो कमा ना रही हो, लेकिन जो एसेट है उसकी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा हो कि कोई भी शेयर होल्डर उसको सेल ना करे।
तो अगर हम इस कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आप बुक वैल्यू देखिए, कंपनी का बुक वैल्यू है 500 पर शेयर, ठीक है, और कंपनी का जो करंट मार्केट प्राइस है वो 300 है। यहाँ पे 500 की बुक वैल्यू है, तो अगर हम इसकी एक्चुअल वैल्यूएशन देखें तो बैलेंस शीट में आप जाइए, तो यहाँ पे बैलेंस शीट में आप जाइए तो कंपनी का जो एसेट है उसमें अदर एसेट में आप देखिए, अदर एसेट में इन्वेंट्री है 6000 करोड़ की, ट्रेड रिसीवेबल है 10,000 करोड़ के, कैश इक्विवेलेंट का मतलब है कि ये सीधे सीधा लिक्विड इन्वेस्टमेंट है या फिर कैश के रूप में ये अमाउंट है, ठीक है। कंपनी का पूरा वैल्यूएशन है 700 करोड़ और उसके सामने लिक्विड कैश पड़ा है 2000 करोड़ का, 1000 करोड़ की अदर एसेट आइटम है। तो ये सारी जो एसेट है वो बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम कंपनी का एक्चुअल में एसेट देखें तो वो लास्ट डेटा के हिसाब से 15,000 करोड़ का एसेट है, ठीक है। तो अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो उसके सामने कंपनी की एसेट बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली डाउन साइड तो कोई रिस्क है ही नहीं मेरे हिसाब से, तो इसीलिए मैं यहाँ पे एवरेज आउट अभी कर रहा हूँ। और अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी देखें तो प्रमोटर के पास यहाँ पे 54.55% स्टेक है, जो कि अभी 0.5% इन्होंने बढ़ाया है। अगर हम FIDI के पास भी देखें तो जो स्टेक है वो मेंटेन है। और अगर हम पब्लिक के पास देखें तो यहाँ पे 19.6% दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे 4.81% और 2.18% स्ट्रॉन्ग हैंड में, मतलब बड़े इन्वेस्टरों के पास है, जो कि होता है लगभग 6-7%। तो यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास लगभग 11-12% ही शेयर होल्डिंग है, ठीक है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो, शेयर होल्डिंग रिटेल पब्लिक के पास बहुत ही ज़्यादा कम हो, तो यहाँ पे कभी भी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। और वैसे भी कोई भी कंपनी अगर स्टॉक मार्केट में लिस्टेड रहती है तो वो थोड़ा सा हमें वेट करवा सकती है 2-3 साल, लेकिन बाद में वो शेयर प्राइस रिवर्सल होती है, ठीक है। अगर कंपनी डी लिस्ट हो गई तभी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे डी लिस्ट होने की तो कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंपनी के पास बुक वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है। और एक चीज़ की लोग बात करते हैं वो है प्रॉफिट मार्जिन। तो यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन हमें 0%, 1% दिख रहा है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो बिजनेस ही अलग टाइप का है, ठीक है। आप राजेश एक्सपोर्ट की वेबसाइट पे जाइए, यहाँ पे रिफाइनिंग एंड एलोइंग देखिए, तो इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है वालकम्बी स्विस, ठीक है। तो वालकम्बी स्विस जो है वो गोल्ड रिफाइनरी कंपनी है। और आप देखिए कैपेसिटी क्या है, 2400 टन प्रेशियस मेटल पर एनम, मतलब 2400 टन गोल्ड ये रिफाइन करते हैं, ठीक है। हम एक बार 2400 गोल्ड की प्राइस क्या होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 2400 टन मतलब 1000 होगा, ठीक है। तो इतने 1000 गोल्ड पर एनम रिफाइन करते हैं, तो ये हो गया केजी। अब केजी में भी हम 1000 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम की प्राइस क्या होगी, अभी हम मान लेते हैं कि 7000 पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फिगर है वो क्या निकल के आया, ये हो गया करोड़। तो यहाँ पे ये निकल के आया 16 लाख करोड़। कंपनी का एक बार हम रेवेन्यू देख लेते हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू क्या है 2.8 लाख करोड़। तो यहाँ पे 16 लाख करोड़ रुपीज़ का इसका रेवेन्यू होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में जो रिफाइनरी है वो पूरी फुल प्लेस कैपेसिटी में नहीं चलती। और यहाँ पे गोल्ड प्राइस हमें जो दिखाया जाता है वो लास्ट वाला प्राइस है, लेकिन जब रिफाइनरी से वो निकलता है तब वो प्राइस थोड़ा अलग सा होता है। तो उसके हिसाब से अगर हम इसका रेवेन्यू देखें प्रॉफिट एंड लॉस में, तो 2.8 लाख करोड़ का इनका रेवेन्यू है, ठीक है। 2.8 लाख करोड़ मतलब बहुत ही बड़ा रेवेन्यू है। तो यहाँ पे जो गोल्ड की प्राइस है उसके हिसाब से कंपनी को जो रिफाइनिंग का जो मार्जिन मिलता है बहुत ही ज़्यादा कम होगा, ऑब्वियसली कम होगा। अदरवाइज ये कंपनी जो है वो रिलायंस और TCS से भी बड़ी कंपनी हो जाती। यहाँ पे ये जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम नहीं है, एक्चुअल में कंपनी का जो बिजनेस है उसका नेचर ही ऐसा है, इसीलिए यहाँ पे हमें प्रॉफिट मार्जिन थोड़े से कम नज़र आते हैं। और यहाँ पे राजेश एक्सपोर्ट का जो मेजोरिटी रेवेन्यू सोर्स है वो उसके रिफाइनरी बिजनेस से ही आता है, और बाकी का जो ज्वेलरी और बाकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वहाँ से उसका रेवेन्यू सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ क्लियर है, लेकिन फिर भी हम बोल नहीं सकते कि यहाँ से शेयर प्राइस नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डाउन साइड रिस्क तो रहता ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास प्रोटेक्शन के रूप में जो है वो बुक वैल्यू है। दूसरा शेयर है बंधन बैंक। तो बंधन बैंक की भी कंडीशन अगर हम देखें तो ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ही ज़्यादा नीचे आ गया है। आप देखिए ऑल टाइम हाई से लगभग 78% का डीप दिखाया था कोरोना के टाइम पे, और अभी भी लगभग 72% नीचे ही चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक थोड़ा बहुत रिवर्सल पैटर्न हमें नज़र आ रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न नज़र आया, फिर यहाँ से वापस नीचे आना चालू हुआ, लेकिन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ऊपर गया। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा रिवर्सल का साइन दिख रहा है, और ये जो बॉटम है वो बॉटम कोरोना वाला जो बॉटम है उसके आसपास ही है। तो यहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और यहाँ से ये रेजिस्टेंस तोड़ के बहुत ही ज़्यादा नीचे जाना लगभग नामुमकिन सा लग रहा है।
तो यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा है और अप साइड अगर हम देखें तो अप साइड यहाँ पे आराम से 350 की प्राइस तक आ सकता है और ऑल टाइम हाई तक भी जा सकता है। लेकिन अगर हम नियर फ्यूचर की भी बात करें तो यहाँ से सीधे सीधा 75% का गेन है। और अगर हम कंपनी के एक बार फाइनेंशियल देख ले तो बंधन बैंक ओपन कर लेते तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक पी 12 का है। अब जब कंपनी थोड़ी प्रॉब्लम में होती है तब स्टॉक पी जो है वो थोड़ा ऊपर नीचे हमें दिखता है, लेकिन एक्चुअल में जो पी है हमें किस तरह से कैलकुलेट करना अभी देख लेते हैं। और यहाँ पे कंपनी का ROC ROE देखिए कितना ज़बरदस्त ROE है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मोर में जाके रीड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन NIM 7.3% है। 7.3% मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो यहाँ पे कंपनी की जो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा हाई होगी और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाते हैं। ये ईयरली प्रॉफिट एंड लॉस है। आप रेवेन्यू ग्रोथ देखिए, मतलब लोन बुक अच्छी तरह से आ रहा है और अभी का जो लोन बुक है वो 19,800 करोड़ के आसपास है। अदर इनकम से भी अच्छी खासी इनकम हो रही है, मतलब जो भी चार्जेस लगाते हैं सर्विस चार्जेस वहाँ से अच्छी खासी इनकम है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की वजह से यहाँ पे नेट प्रॉफिटेबल कंपनी है EBITDA के लेवल पर भी। और टोटल कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 2500 करोड़ का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कोई भी कंपनी 2500 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी लाती है तो यहाँ पे सीधे सीधे कंपनी ग्रो कर सकती है। तो जब भी हम बैंक कंपनी का एनालिसिस करते हैं तो NPA बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो NPA आप देख सकते हैं ओनली 1.15% ही NPA है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक के ऊपर जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है। और अगर हम डेट टू इक्विटी की भी बात करें तो 7 है। तो ये भी जो बड़ी बैंक है उसके साथ कम्पीट कर रहा है। तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप है वो 32,000 करोड़ का है। अगर हम दूसरी बड़ी बैंकों के साथ कंपेरिजन करें तो यहाँ पे HDFC बैंक का 12 लाख करोड़ है, ICICI का 8 लाख करोड़ है, एक्सिस का 3.5 लाख करोड़ है, कोटक का भी लगभग सेम है और IDBI इंडस ये सब का 1-1 लाख करोड़ है। ठीक है, तो अगर हम इस कंपनियों के साथ कंपैरिजन भी करें, येस बैंक के साथ कंपैरिजन करके देख लेते क्योंकि ये लगभग बराबर कंपनी है। तो यहाँ पे सीधे सीधा येस बैंक से तो अच्छा परफॉर्म कर रही है और येस बैंक का जो मार्केट कैप है वहाँ पे जाने का ही सीधा सीधा पोटेंशियल रखती है। तो यहाँ से सीधा सीधा जो शेयर प्राइस है वो डबल हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे डबल होने का मेरा मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी है डबल होने की वो ज़्यादा है और वहाँ से शेयर प्राइस नीचे आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत कम है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जो है वो हमारे फेवर में हो जाता है। तो अगर किसी भी कंडीशन में मार्केट कंडीशन ख़राब होती है तो यहाँ पे इस तरह की कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है और ऊपर जाने का जो पोटेंशियल है, मार्केट अच्छा चलता है तो वो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। अब नेक्स्ट कंपनी है इंडिगो पेंट। तो इंडिगो पेंट में भी देखिए ये यहाँ से बहुत ही ज़्यादा नीचे शेयर प्राइस आ गया था और यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाया था, फिर यहाँ पे जो लो बनाया इस लो को यहाँ पे रिस्पेक्ट दिया है और वहाँ से नीचे नहीं गया और ऊपर जाना चालू हुआ। ठीक है, और यहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से इस लो को ना काटे और ऊपर चलना चालू कर दे। ठीक है, अगर हम इंडिगो पेंट की बात करें तो इंडिगो पेंट का जो IPO है वो 2021 में आया था और 2021 में आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देखिए तो QIB ने 190 टाइम इसमें पैसे लगाए थे, NII ने 263 टाइम लगाए थे, रिटेल ने भी 16 टाइम लगाए थे, एम्प्लॉय ने भी 2.5 गुना पैसे लगाए थे। मतलब जो एप्लीकेशन वहाँ पे अवेलेबल थी उससे 2.5 गुना अप्लाई किया था। तो यहाँ पे जो टोटल सब्सक्राइब हुआ था वो 117 गुना IPO सब्सक्राइब हुआ था। ठीक है, और IPO का प्राइस क्या था आप देखिए, IPO का प्राइस था ओनली 1490 के आसपास। ठीक है, तो अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस चल रहा है वो भी 1490 से नीचे चल रहा है। मतलब कि मान लीजिए कि आपने इस IPO में अप्लाई किया था, इतना ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ था और आपने ऐसा सोच के लिया कि इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है। उस टाइम पे बातें भी चल रही थी कि बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग कंपनी है, अच्छी कंपनी है, एशियन पेंट को टक्कर दे सकती है। तो ये सारी बातें चल रही थी और इस कंपनी के अंदर पोटेंशियल भी है कि एशियन पेंट को भी टक्कर दे सके। और ये सारे जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसी की वजह से यहाँ पे कंपनी का जो स्टॉक है वो लिस्टेड हुआ था 2700 की प्राइस पे। ठीक है, मतलब जो 1400-1500 का प्राइस था IPO का वहाँ से लगभग डबल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे 2x रिटर्न दिया था जिसको IPO में लगा और जिन्होंने होल्ड किया लगा कि यहाँ से रिवर्सल करके ऊपर जाएगा, हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा या फिर मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा आने वाले 10 सालों में। तो अभी 10 साल तो हुए नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आने वाले 10 सालों में अच्छा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे अभी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि जो शेयर प्राइस है वो हमें IPO के प्राइस पे अवेलेबल है और प्लस यहाँ पे कोई भी झंझट नहीं है कि आपको 1 लॉट लगेगा 2 लॉट लगेगा, आप जितने चाहे लॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो आप उस हिसाब से लॉट ले सकते हैं, आपके पास 2 लाख रुपए है तो उस हिसाब से लॉट ले सकते हैं। स्टॉक प्राइस काफ़ी अच्छा कंसोलिडेट हो रहा है और ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है और रिवर्सल पैटर्न भी बन रहा है।
एक बार हम कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। कंपनी का मार्केट कैप ओनली 6,700 करोड़ है और आप कंपनी का ROC ROE देखिए, बहुत ही अच्छी तरह से ROC ROE है। यहाँ पे बुक वैल्यू आपको थोड़ा सा कम नज़र आएगा और उसके सामने जो कंपनी की करंट प्राइस है वो ज़्यादा नज़र आएगी। अब यहाँ पे ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने जो एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस किया है और कंपनी ने अपनी ब्रांड बिल्डअप की है, उसका कहीं पे भी बैलेंस शीट में आपको नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल में जो इंडिगो की ब्रांड है, उसकी ब्रांड की एक ब्रांड वैल्यू है। अगर कल उठ के ये लोग अपनी ब्रांड सेल कर दे एशियन पेंट या फिर बर्जर पेंट को, तो उसके भी एक अच्छी खासी वैल्यू मिल सकती है। तो ये जो वैल्यूएशन है वो हम कहीं से भी काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सोचिए तो इंडिगो अपनी सिर्फ और सिर्फ ब्रांड अगर सेल कर दे तो उस ब्रांड के भी 2,000-3,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे मिल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधा सीधा 600-700 रुपये पर शेयर तो यहाँ पे उनकी ब्रांड वैल्यू के ही है। तो अगर हम इसमें जोड़ लेते तो भी इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1,000 के आसपास निकल के आती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बुक वैल्यू के हिसाब से कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी है। ये पॉइंट मैंने इसीलिए बताया क्योंकि यहाँ पे कॉन्स में बताया हुआ है स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.4 टाइम टू इट्स बुक वैल्यू। तो यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी हुई आती है ऑटोमेटिक आती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नंबर के बेस पे आती है। लेकिन जो बिजनेस है उस ओनली ऐसे नंबर के बेस पे नहीं चलते, वहाँ पे कुछ रियल चीज़ भी होती है। और अगर हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए तो आप देख सकते हैं कि 40.4% के CAGR से ये कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पे 47 करोड़ का जो सेल था वो फिर 1.5 गुना होकर 64 करोड़ हो गया, वहाँ से फिर से 1.5 गुना होकर 90 करोड़ हो गया, वहाँ से फिर से 1.5 गुना होकर 124 करोड़ हो गया, फिर वहाँ से लगभग डबल से भी ऊपर हो गया। उसके बाद फिर से लगभग 60-70% के आसपास ग्रो हो गया। तो इस तरह से आप देखिए कि रेवेन्यू ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा फास्ट ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 1,000 करोड़ का जब रेवेन्यू हो गया उसके बाद यहाँ पे सीधा 25% का ग्रोथ आया। अगर आप प्रॉफिट में भी देखिए तो यहाँ पे 48 करोड़ का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे 71, मतलब लगभग 1.5 गुना हो गया। और यहाँ से 84 से 132 भी लगभग 1.5 गुना हो गया। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेमेंडस ग्रोथ है इस कंपनी के अंदर। और यहाँ पे ये सारे नंबर हमें नज़र भी आ रहे हैं। लास्ट 10 ईयर का 35% CAGR से ग्रोथ है। और अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ बात करें तो 83% का CAGR ग्रोथ है। और अगर हम कंपनी की स्टॉक प्राइस देखें तो लास्ट 3 ईयर में बहुत ही ज़्यादा डाउन आ गई है। तो यहाँ पे सीधा डाउन साइड प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा हाई है और यहाँ पे कंपनी की स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी हाई है। किसी भी सिनारियो में मार्केट अगर नीचे जाता है तो इस कंपनी के अंदर भी स्टॉक प्राइस बहुत ही ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। और अगर मार्केट में सब सही चलता है तो यहाँ से स्टॉक प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो अगर इस तरह से हम सोच समझ के अच्छी कंपनी में और जिसमें डाउन साइड प्रोटेक्शन ज़्यादा है और अपसाइड पोटेंशियल ज़्यादा है उसमें अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है उसमें डेंट कम आएगा, ऑटोमेटिकली हेज हो जाएगा। और अगर मार्केट अच्छी तरह से चलता है तो मार्केट से ज़्यादा रिटर्न देने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, और ये जो मार्केट है वो प्रोबेबिलिटी का ही खेल है। तो आशा करता हूँ कि यहाँ पे मैंने जो चीज़ समझाई वो आपको समझ में आ गई होगी और किस तरह से स्विंग ट्रेडिंग करना है और किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को हेज करके चलना है वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड लास्ट में इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।